सीएम धामी से वार्ता के बाद दून में महापंचायत स्थगित, आश्वासन पर माने लोग। 18 जून को महापंचायत का किया था ऐलान। ऊर्जा और परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक आज। उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों को लेकर होगी समीक्षा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। पुरोला मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त, सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। टीवी डिबेट और सोशल मीडिया पर चर्चा पर रोक लगाने के भी निर्देश। केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन पर रोक। राज्य सरकार ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए 20 जून तक बढ़ाई रजिस्ट्रेशन पर रोक। केदारनाथ हेली सेवा के लिए बुकिंग फुल। 30 जून तक ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग फुल। IRCTC ने 13 जून को बुकिंग का खोला था स्लॉट। आज 6 पहाड़ी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। अगले हफ्ते 20 से 25 जून के बीच उत्तराखंड में मानसून दे सकता है दस्तक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने यात्रा से संबंधित बैठक भी ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही धाम की यात्रा पर पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने के लिए अधिकारियों को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद बद्री केदार मंदिर समिति और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम ने कहा कि जो भी तीर्थयात्री धाम आ रहे उन्हें अच्छी सुविधा मुहैया करवाई जाए। दर्शन करने में किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया है। साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों को समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया है। सीएम ने आपदा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर आपदा में दिवंगत तीर्थयात्रियों के अलावा स्थानीय लोगों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान। एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ, ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। इस काम पे जितने भी हमारे मजदूर भाई लगे हुए हैं, कंपनियां लगी हुई हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं लगी हैं, जिन्होंने भी अपना सहयोग प्रदान किया है, उन सभी का भी मैं धन्यवाद आज के। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज दिए जाने के खिलाफ वन क्षेत्राधिकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने PCCF अनूप मलिक को 5 सितंबर 2013 के शासनादेश की अवहेलना करने वाले सभी DFO उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान अनूप मलिक द्वारा दाखिल शपथ पत्र में कहा गया कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्होंने ऐसे अफसरों को चिन्हित करने के लिए एक समिति बनाई थी और समिति द्वारा 104 बार गलत तरीके से उप वन क्षेत्राधिकारी को वन क्षेत्राधिकारी का चार्ज दिए जाने की बात कही गई है। बता दें कि वन क्षेत्राधिकारी संघ की ओर से उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है और रेंज अधिकारियों को रेंज चार्ज से वंचित किया जा रहा है। इस मामले में पूर्व में उच्च न्यायालय की खंडपीठ पहले ही कह चुकी है कि डिप्टी रेंजरों को रेंज का चार्ज नहीं दिया जा सकता और रेंज चार्ज देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु वन विभाग द्वारा ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। इसमें पूर्व में 2017 में माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था और यह स्पष्ट कहा था कि 2013 का जो शासनादेश है जो ऐसा करने पर प्रतिबंध लगाता था, जिन उच्च अधिकारियों ने, जिन DFO ने और अन्य उच्च अधिकारियों ने उस आदेश को नहीं माना उन पर कार्रवाई की जाए, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय ने 2017 में कहा था। परंतु उस पर कोई अमल नहीं किया गया और 2017 के माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद इस तरीके से डिप्टी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज धड़ल्ले से उत्तराखंड में दिया जाते रहा।
आज जो नए मुख्य वन संरक्षक हैं और जो हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं श्री अनूप मलिक, उनके द्वारा एक शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में पेश किया गया, जिसने बताया कि एक समिति उन्होंने बनाई थी और उस समिति की रिपोर्ट के अनुसार 104 ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें डिप्यूटी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर का चार्ज उच्च अधिकारियों द्वारा दिया गया है, वो भी माननीय उच्च न्यायालय के 2017 के आदेश के बाद। लेकिन वन विभाग द्वारा दाखिल शपथ पत्र में 2013 से 17 के अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, इस पर कुछ भी डिटेल नहीं थी। तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिया और उनको कहा है कि 2013 से वो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करना शुरू करें जिन्होंने जो है डिप्यूटी रेंज ऑफिसर को रेंज ऑफिसर के पद का चार्ज दिया, और जो है जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई वो आगे बढ़ाएं, और अगली सुनवाई मामले की 20 नवंबर को चिन्हित कर दी गई है। खबर लक्सर से है, जहां पर राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। मॉनसून सीजन के चलते हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक पार्क के गेट बंद किए जाते हैं। आपको बता दें कि राजाजी टाइगर रिजर्व जंगल सफारी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। हर साल हजारों की तादाद में लोग यहां पर आते हैं। रेंज इंचार्ज के मुताबिक इस बार चीला रेंज में सैलानियों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार विदेशी सैलानियों दोगुनी तादाद में आए हैं। NTCA गाइडलाइंस के अनुसार 15 जून को पार्क बंद हो जाता है। जैसे कि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, मानसून सीजन में अंदर जो है रोड्स ख़राब हो जाती हैं, और ये 5 महीने का समय जो होता है, ये फॉरेस्ट को रिजुविनेट होने का टाइम मिलता है। और फिर से हमारा दोबारा से पार्क खोलने में जब नई उत्साह के साथ हम खोलते हैं तो पार्क के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 महीना पार्क को भी आराम का टाइम मिलता है और हमें भी नई तैयारियों का टाइम। हाँ, लगभग रेवेन्यू के हिसाब से इस बार काफ़ी अच्छा सीजन रहा हमारा। 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे करके क्योंकि पर्यटक बढ़ रहा है और राज्य जी का भी काफ़ी अच्छी सफारी शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो फॉरनर्स की बात है, जहाँ तक कोरोना काल के बाद फॉरनर्स का थोड़ा सा आना कम हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा फॉरनर यहाँ पे आया है। लगभग 550-600 से ऊपर यहाँ पे जो है इस बार फॉरनर्स का आना रहा है। लक्सर में एक बार फिर लफ्ज़-ए-हाथ के मामले को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लक्सर की युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेम प्रसंग में फंसा लिया और उससे दुष्कर्म किया है। बाद में उसने युवती पर धन परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाया। मना करने पर युवती को परिवार सहित मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिलहाल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आज हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं संग कोतवाली पहुंची युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। सीओ मनोज ठाकुर ने बताया कि युवती की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच कर कार्रवाई की जा रही। जी, मेरे साथ शेर अली ने 4 साल से संबंध और मुझे झांसे में लेके बातें करके, और उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे कहने से जो बातें करोगे या तो ये करो या तुम्हारे भाई को मार देंगे। फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है, जैसे भी है, उसके लिए टॉर्चर करके मुझे धमकी दी, मारने के बारे में बोला मुझे। इतना कुछ होने पर फिर मैं यहाँ पे आई। जी, धड़ी परिवर्तन उसने मुझे मजबूर किया, कहा कि तुम मेरे कास्ट की बनोगी तो मतलब मांस मच्छी वगैरह खानी पड़ेगी। बोला कि मैंने पहले भी लड़कियों को इसी तरह ही टॉर्चर किया है, उसने कुछ नहीं किया। तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मैं, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। जेल तो मैं जा चुका हूँ, तुम कुछ भी कर सकती हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राखी लव जिहाद का शिकार हुई है और उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद की घटनाएं घटती जा रही है। जिस तरह से शेर अली नामक युवक ने राखी का शोषण किया है 4 वर्षों तक, उसकी घटना का हमें पता चला और हमने इस पर संज्ञान लिया। और राखी अपने आप में सक्षम है, वयस्क है, और उसने ये निर्णय लिया कि मैं शेर अली के खिलाफ लव जिहाद का एक मुकदमा कायम कराऊंगी। तो इसमें इन्होंने हमारी मदद ली और हम इसकी मदद के लिए यहाँ पे आए हुए। कोतवाली में ये मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक युवती ने एक व्यक्ति जिसका नाम शेर अली है, उस पर ये आरोप लगाए थे कि उसने पिछले 4 साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग करके जो है अपना झूठा परिचय देके अपना नाम पता छुपाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। और इस संबंध में FIR कोतवाली में दर्ज हुई है और वो धर्म परिवर्तन की बात कह रही, तो अगर उसमें तथ्य मिलते हैं तो उसमें उन सुसंगत धाराओं की भी वृद्धि की जाएगी। उत्तरकाशी के पुरेला की घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दिया है। आयोजकों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरेला जैसी घटना दोबारा न होने और सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया। पुरोला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बन गया था। पूरी सरकारी मशीनरी मामले को लेकर सतर्क हो गई थी।
पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वह महापंचायत पर अड़े हुए थे। लेकिन बृहस्पतिवार को इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। बरोला उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था। जो आयोजक मंडल के लोग थे वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और डीजीपी साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो बरोला की घटना हुई है उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण निदेशालय देहरादून में सैन्यधाम के निर्माण की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सैन्यधाम को तय समय सीमा के भीतर तैयार किया जाए। मंत्री ने 3 जुलाई से शुरू होने वाले अमर जवान ज्योति के निर्माण कार्य की तैयारियों की समीक्षा भी की है। प्रदेश के 1700 से ज्यादा शहीदों के घर के आंगन में लाई गई मिट्टी से इसका निर्माण किया जाएगा। वहीं जवान ज्योति निर्माण का कार्य 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल, सीएम और वीर नारियों की मौजूदगी में इसे शुरू किया जाएगा। वहीं बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को उपनल के कार्यालय के लिए जमीन तलाशने के निर्देश भी दिए हैं। देहरादून में विक्रम मालिकों और ड्राइवरों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा से उनके आवास पर भेंट की है। वरिष्ठ नेत्री गोदावरी थापनी ने मारा के सामने विक्रम संचालकों की परेशानी को रखा है। उन्होंने कहा कि आरटीओ और पुलिस विक्रमों को लगातार चालान कर रहे हैं। फुटकर सवारियां बैठाने पर 7,000 जुर्माना वसूला जा रहा है। 3 पहिया वाहन के बजाय वो टैक्सी कैब वाहन का टैक्स इंश्योरेंस जमा कर रहे हैं। वहीं विक्रम मालिकों और ड्राइवरों की समस्या को देखते हुए करण मारा ने परिवहन अफसरों से फोन पर बात की है, जिससे उन्होंने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इनका शोषण किया जा रहा है। काफी लंबे समय से लोग संघर्षरत थे। एक बैठक हुई हाई लेवल की जिसमें इनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया। उसमें तय किया गया कि भाई सीएनजी चलाओ। हम भी समझते हैं कि माहौल मतलब वातावरण ठीक रहे, उसके लिए सीएनजी आवश्यक है आज के दिन में। इन लोगों ने हामी कर दी। इनने कहा कि हम सीएनजी के विक्रम खरीदेंगे। उसके बाद ये इनसे कहा गया कि आप इतना किराया लेंगे। उस पर भी ये मान गए कि एक्स्ट्रा किराया नहीं, कोई लूट फटूट नहीं। साफ साफ लिखा गया है इतने रुपए में इतने यहाँ जाएंगे। किराया भी वही ले रहे जो सरकार ने तय किया। अब जो नए आईटीओ साहब आए हैं वो इनसे कहते हैं कि टाटा मैजिक खरीदिए आप, और कोई विक्रम नहीं खरीदेंगे। 4 पहिए वाला टाटा मैजिक, जिसके पास साधन होंगे वही खरीदेगा ना। केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी को तेजी से संवारने का काम किया गया है। धाम में हुए कार्यों के बाद ही भक्तों की संख्या में भी इजाफा हुआ, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है। हर साल केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। इस वर्ष अभी तक 9,40,000 के करीब तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आपदा के बाद केदारपुरी में प्रथम चरण के तहत मंदिर परिसर का विस्तार करने के साथ ही मंदिर मार्ग का निर्माण कार्य किया गया था। इसके साथ ही आस्था पथ निर्माण, आदि गुरु शंकराचार्य समाधि स्थल मंदाकिनी एवं सरस्वती नदी किनारे आस्था पथ निर्माण, MI 17 और MI 26 हेलीपैड निर्माण, पुरोहितों के 43 भवनों का निर्माण, वाटर एटीएम का कार्य पूरा किया गया है। द्वितीय चरण के तहत धाम में ईशानेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि यात्रा कंट्रोल इन कमांड सेंटर, अस्पताल, प्रशासनिक भवन, पुलिस थाना, रॉल एवं पुजारी आवास, BKTC धर्मशाला सहित करीब 17 कार्य चल रहे हैं। तीसरे चरण में केदारपुरी में तीर्थ पुरोहितों के बचे हुए भवनों का निर्माण होना है, जबकि हेलीपैड का विस्तार किया जाएगा। और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है। तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर एटीएम और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं।
इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और कैसे जाएंगे। रेन शेल्टर्स का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे निर्माण कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में अब आ गए हैं और इस साल सारे पूर्ण हो जाएंगे हमारे। उत्तरकाशी के पुरौला में हुई घटना के बाद वहां रहने वाले जाति समुदाय के लोगों को टारगेट करने को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गजों ने इन सब पर जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। बीजेपी पर तीखा हमला किया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर ने धामी सरकार पर तंज करते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा, राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं, सबको संरक्षण दे, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दे। ये सरकार का दायित्व है और कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री अच्छे नजरिए से काम करेंगे, क्योंकि आजकल चुनाव आते ही जिहाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। राजनीतिक दलों के रूप में हम सबका कर्तव्य है कि हम शांति और सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं। और उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा ने दलों की अपेक्षा चुनावी तैयारियों में काफी आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा की ओर से चुनाव को फतेह करने के लिए महाजन संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत टिफिन कैबिनेट समेत अन्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इन्हीं तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जून को आ रहे हैं और प्रबुद्ध और सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह को इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा महाजन संपर्क अभियान के तहत लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। भाजपा लाभार्थियों को सम्मानित कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर हैं। भाजपा अन्य दलों की अपेक्षा चुनावी तैयारियों में काफी आगे निकलती नजर आ रही है। भाजपा की ओर से चुनाव को फतेह करने के लिए महाजनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभिन्न कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 जून को देहरादून में प्रबुद्ध और सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि भाजपा भारी मतों के साथ चुनाव में जीत दर्ज करेगी। मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का देवभूमि आगमन हो रहा है। देवभूमि सैन्य भूमि भी है, तो उस दिन हमने तय किया कि देहरादून के अंदर हम प्रबुद्ध सम्मेलन का कार्यक्रम उनका रखेंगे और उसमें हमने उत्तराखंड के ऐसे वरिष्ठतम रिटायर्ड सैनिक अधिकारी उसमें आमंत्रित किए हैं। हमने जो उत्तराखंड के खासतौर पर देहरादून से लेकर आसपास के इलाकों में जो बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र हैं, उनके संचालकों को हमने आमंत्रित किया है। साथ साथ पद्म भूषण से और भिन्न राष्ट्रीय और प्रदेश सरकार के जो पुरस्कारों से सम्मानित ऐसे लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करेंगे। यहाँ के वरिष्ठतम व्यापारियों को आमंत्रित करेंगे और 9 साल बेमिसाल और माननीय प्रधानमंत्री के कार्य विषय को लेकर एक बृहद संवाद का कार्यक्रम ये 19 तारीख को देहरादून में होगा। आप भी वही प्रश्न पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है पिछले 7 महीने से। कांग्रेस लड़ रही है बैकडोर भर्ती की, कांग्रेस लड़ रही है लड़ाई अंकिता हत्याकांड की, कांग्रेस लड़ रही है भुखमरी से, किसानों की प्रॉब्लम्स को लेके। ऐसे में जो युवा अपने को कांग्रेस से नहीं जोड़ सकते, जो देख रहे कि प्रदेश में पूरे बेरोजगारी फैल रही है और हर युवा आंदोलनरत है,
बेरोजगारी को देख के। अगर वो युवा में अगर इतनी समझदारी नहीं है कि मैंने किसके संग खड़ा होना है, अपने को मारने वाले के संग खड़ा होना है या युवाओं के लिए लड़ने वालों के संग खड़ा होना है, ये फैसला युवा का है। और हम हर युवा के लिए गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार युवा हैं, जो समझते हैं कि बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके लोगों को बेरोजगार किया है, जिन्होंने 60 रुपीज़ डॉलर पे हंगामा काट दिया था कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है और रुपया घट रहा है, वो आज 82 रुपये के डॉलर पर चुप हो गए हैं। तो ये युवा तय करे कि वो पढ़ा लिखा है। और हम तो ये भी कहते हैं, ये तय करना होगा आज के युवाओं को कि वो कोयले खान में मजदूर के रूप में काम करते हैं या उस कोयले खान में करोड़ों कोयलों के बीच में एक हीरा जो मिलता है उसको पहचानने वाले जौहरी के रूप में खड़े होते हैं। ये उस युवा को तय करना, ये करण मेहरा ने तय नहीं कर रहा है। इस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार सेंटर में रहती है, यूपीए प्रगतिशील गठबंधन, और वैसी भाजपा के नेतृत्व में जो रहती है वो एनडीए है। भाई भाजपा में फुल पेज तो सत्ता में नहीं, उसमें तमाम पार्टियां उसके गठबंधन में हैं, उसको एनडीए कहा जाता है। तो हमारा ये कहना है कि हम लोग भी अपने प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में उतारेंगे और सेंटर में जो भी उत्तराखंड के हितों की ज़्यादा बेहतर बात करेगा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो। हल्द्वानी में घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर अब होगी कार्रवाई। इसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने लगातार छापेमारी की जाने की बात कही है। अभी हाल ही में सिटी मजिस्ट्रेट ने अवैध शराब बेचे जाने के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तमाम होटलों ढाबों की छापेमारी की थी, जहां उन्होंने देखा कि इन जगहों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। इसके तहत कार्रवाई करते हुए अब तक उन्होंने 34 सिलेंडर जब्त किए हैं। वहीं उन्होंने जनता से भी अपील की है कि अवैध तरीके से शराब बेचे जाने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू सिलेंडरों का उपयोग करने की सूचना सीधा उन्हें दी जाए। इस प्लॉट ने मुझे सिखाने के लिए बहुत कुछ दे दिया। इस प्लॉट ने मुझे सिखाने के लिए बहुत कुछ दे दिया। घरेलू सिलेंडर हैं जिनका लोग व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं। अभी जब मैंने आबकारी के साथ छापेमारी करी थी शराब पकड़ने को लेकर, तो जगह जगह घरेलू सिलेंडर दिखाई पड़ रहे थे जिनका व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। तो इनका दुरुपयोग ना हो, इसको लेकर ये अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 29 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। 5 सिलेंडर अन्य और जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि सभी लोग अपना जो भी व्यावसायिक उपयोग कर रहे हैं वो उसका कमर्शियल कनेक्शन ही लें और उन घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग कदापि ना करें। इसके अभियान लगातार जारी रहेंगे। पौड़ी कोटद्वार रोड पर बुआखाल के समीप 2 बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। सड़क दुर्घटना में बाइकों में सवार 4 लोग घायल हो गए, जिनको निजी वाहन से जिला अस्पताल पौड़ी लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। बुधवार की सुबह शिक्षा विभाग में तैनात नितिन रावत तंदाल गांव पौड़ी से थली साइड ड्यूटी पर जा रहा था। दौरान सामने से आ रही बाइक से उसकी टक्कर हो गई, जिसमें एक बालक समेत 3 लोग सवार थे। हादसे में 32 वर्षीय नितिन रावत, 13 वर्षीय शिवम, 32 वर्षीय गजेंद्र
और दिनेश घायल हो गए। इस दौरान मार्च से गुजर रहे मीडिया कर्मी गणेश नेगी ने अपने वाहन से घायलों की मदद कर जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया। डॉक्टर अमीश ने बताया कि मामले में पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।